हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। इशिता की बातों को सुनकर कबीर उसे देख रहा था। इससे पहले कि वो इशिता से कुछ कहता तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा उसके फ़ोन पर उसके पर्सनल असिस्टेंट का कॉल आ रहा है। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और कान पर लगाया। अभी कॉल के दूसरी तरफ से असिस्टेंट ने कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद कबीर गुस्से में कहा, तो ठीक है, मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँच रहा हूँ। कबीर का इतना ही तो कहना था, तभी गाड़ी एकदम से खन्ना मेंशन से में आकर रुकी। इशिता का सवाल इशिता के पास ही रह गया। कबीर ने इसका एक बार जवाब तक नहीं दिया। उसने इशिता को देखा और गाड़ी से बाहर निकला। इशिता भी गाड़ी से बाहर निकलकर घर के अंदर जाने लगी, पर तभी कबीर उसे अपनी बाहों में उठाकर तिरछी नज़रों से उसे देखते हुए कहता है, तुम्हारी चोट अभी ठीक नहीं हुई है और मैं तुम्हें ऐसे चलने के लिए डॉक्टर ने मना किया था। कबीर की बातों को सुनकर इशिता उसे देखते हुए कहती है, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं खुद भी चल सकती हूँ। इशिता ने इतना ही कहा था कि तभी कबीर उसे चुप कराकर कहने लगा, वह तो दिख रहा है कि तुम कितना ठीक हो। इतना कहकर वो इशिता को लेकर घर के अंदर चला गया। जब वह घर के अंदर आया तो उसने देखा कि घर के सभी लोग अपने अपने कमरे में थे। ऐसे में वह बिना किसी को कुछ बताए इशिता को लेकर अपने कमरे में चला गया। इशिता को कमरे में छोड़ने के बाद वह बिना इशिता को देखे तुरंत घर से बाहर निकल गया। जब इशिता ने देखा कि कैसे कबीर बिना उसे वहाँ से देखे चला गया, तब वह खुद से कहती है, आज फिर से मेरा सवाल मेरे पास ही रह गया। इसका जवाब आपने एक बार भी नहीं दिया। क्या इससे यह साबित होता है कि आप पहले की तरह ही मुझे नापसंद करते हैं? मैं भी कितनी पागल हूँ ना, जब मुझे पता है आप कभी भी मुझसे प्यार नहीं करेंगे, कभी भी मुझे पत्नी के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और मैं उसके बावजूद भी इस सोच में रहती हूँ कि कभी न कभी आप मुझे पसंद करेंगे। लेकिन शायद मैं गलत हूँ, मेरा यह सोचना भी गलत है। यह कहते हुए इशिता के चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट आ गई। कुछ समय बाद कबीर अपने अड्डे पर पहुंचा और तो उसने देखा उन दोनों आदमियों की बॉडीगार्ड ने बुरी तरह हालत कर दी थी, पर और एक जगह बैठाया हुआ था। कबीर असिस्टेंट के पास आकर उन दोनों आदमियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो इन दो सब में उसका हाथ है। क्या इन लोगों ने और भी कुछ कहा? कबीर की बातों को सुनकर असिस्टेंट उसे देखकर कहता है, नहीं सर, अभी तक तो इन लोगों ने यही सच कहा है कि उनको यह काम करने के लिए किसी राखी ने भेजा था। जब मैंने इशिता मैडम की बहन राखी की तस्वीर दिखाई तो यह लोग उसे पहचान गए और इन्होंने यह तक कहा कि अगर उन दोनों से काम नहीं हो पाएगा तो वो इशिता को जान से मारने के लिए अपना तीसरा आदमी भेजेगी, जो इशिता मैडम को गाड़ी से मारने वाला था। हालांकि हमारे से सभी टीम मेंबर अभी भी गाड़ी वाले आदमी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद उसे पहचानता नहीं था, तो हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि वह उसकी गाड़ी लेकर आया था, वह गाड़ी भी किसी और की थी। असिस्टेंट की बात सुनकर कबीर गुस्से में दांत पिसकर कहता है, वह इंसान भी जो भी है उसे पकड़कर मेरे सामने लेकर आना, और रही बात वो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगली बार से वह लड़की अपनी जुबान पर इशिता का नाम भी लेगी तो उसे ज़िंदगी नहीं मौत मिलेगी। कबीर की बातों को सुनकर असिस्टेंट मुस्कुराते हुए कहता है, सर आप फिक्र मत कीजिए, वह काम भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैंने बॉडीगार्ड्स को राखी को किडनैप करने के लिए भेज दिया है, शायद वो लोग उसे लेकर आते ही होंगे। आप तब तक घर जाइए, बाकी का मैं संभाल लूँगा। असिस्टेंट की बात सुनने के बाद कबीर ने उन दोनों आदमियों को देखा जो मुरझाए हुए चेहरों के साथ उसे ही देखे जा रहे थे। फिर गुस्से में वह चुपचाप वहाँ से चला गया। कबीर के जाते ही असिस्टेंट के बॉडीगार्ड को इशारा किया, जिसके बाद दोनों बॉडीगार्ड उन दोनों आदमियों को अपने तरीके से टॉर्चर करने लगे। इधर कुछ समय बाद जब कबीर वापस घर पहुँचा तो उसने देखा उसके पापा गार्डन में बैठे हुए थे। जब वो इशिता को लेकर गया था तब वहाँ पर मोहन खन्ना बिल्कुल भी मौजूद नहीं थे। मोहन खन्ना कबीर का इंतजार कर रहे थे। कबीर को देखते ही वह कबीर के पास आकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या हुआ? हैरानी हो रही है यह देखकर कि मैं इस समय यहाँ क्या कर रहा हूँ? मोहन खन्ना को देखकर कबीर गहरी सांस लेकर कहता है, भला मुझे हैरानी क्यों होगी? उल्लू का काम है रात में जागना, तो वह जा रहा यही करेगा ना, और वैसे भी मैं अपने कमरे में जा रहा था। आप यहाँ मुझे रोकने आए हैं तो प्लीज़ मुलाकात कल कीजिएगा, आज नहीं। इतना कहकर कबीर वहाँ से जाने लगा, पर तभी मोहन खन्ना कबीर को रोकते हुए कहते हैं, चले जाना, मैं तुम्हें रोकना आया भी नहीं हूँ। मैं तुम्हें तो यह बताने आया हूँ कि आखिर कब तुम इशिता को वह सच बताओगे जो उसे पता चलना चाहिए। आखिर वह इस घर की बहू है और ख़ास करके तुम्हारी बहन की दोस्त है। इतने सब रिश्ता होने के बाद भी
उसे इतना बड़ा राज नहीं पता चला। मोहन खन्ना की बात सुनते ही कबीर के कदम वहीं रुक गए। वह तुरंत उठ उन्हें देखकर गुस्से में कहता है, और आप यह बात आज क्यों कह रहे हैं? क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि यह बात अभी घर में नहीं आनी चाहिए? क्या आप उससे मिलने आ गए थे? कबीर की बातों को सुनकर मोहन खन्ना मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं एक बाप हूँ और जाहिर सी बात है कि मैं अब मिलने जाऊँगा। और दूसरी बात, मैं ऐसे ही नहीं गया था, मुझे कॉल आ रहा था। उन्होंने तो यह भी कहा कि वह तुमको भी कॉल कर रहे थे, पर तुमने एक बार भी कॉल रिसीव नहीं किया, जिस वजह से उन्होंने मुझे कॉल किया। और अगर मैं नहीं जाता ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो। रानी से कहता है, क्या? लेकिन वो वहाँ से कैसे भागा? मैंने सिक्योरिटी पूरी बढ़ा कर रखी थी। ज़रूर किसी ने लापरवाही की है। मैं अभी तुरंत फ़ोन करके वहाँ पर इन्फॉर्मेशन भेजता हूँ। कबीर को हैरानी में देखकर मोहन खन्ना उसे रोकते हुए कहते हैं, अब सब कुछ सॉल्व हो चुका है, वह मिल चुका है और सभी लोग उसे संभाल रहे हैं। पर फिलहाल के लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यह जानने का भी कि आखिर इस परिवार का एक और सदस्य है। देखो कबीर, मुझे सब कुछ पता है। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारी वजह से इशिता के ऊपर कितनी मुसीबत आई है। तुम्हारे दुश्मन इशिता को मारना भी चाहते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि तुम हर बार उसे बचा लेते हो। मुझे इशिता से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उसके परिवार से प्रॉब्लम है। तुम उससे प्यार करते हो, यही मेरे लिए बहुत है। लेकिन तुम खुद भी तो सोचो, तुम्हारी वजह से उसकी लाइफ कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं हो गई है? तुम्हारी वजह से वो हमेशा मौत के झंझट में पड़ी रहती है। अभी हाल ही में देखो कैसे अलीशा राणा ने इशिता को किडनैप कर लिया था। और यह बात तुम भी जानते हो कि अलीशा ने इशिता को इसलिए किडनैप किया था क्योंकि वो तुम्हें चाहती है। और तुम्हें नहीं लगता इशिता पर तुम्हारी वजह से कुछ ज़्यादा ही मुसीबत आती है? मेरी बात को गलत मत समझना, मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ। अभी भी समय है, सब कुछ संभाल लो, वरना ऐसा ना हो तुम्हारी इशिता तुमसे बहुत दूर चली जाए। मोहन खन्ना की बातों को सुनकर कबीर गहरी सांस लेकर कहता है, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। मेरे दुश्मन ही हो या फिर किसी और के दुश्मन, वो इशिता का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। और रही बात उसकी, तो मैं दोबारा मिलकर उस सब कुछ देख लूँगा। आपको इस बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जब हमारी हालत ठीक नहीं थी और जब वह ठीक नहीं था, तब तो आप हमारे साथ नहीं थे। और ऐसे में आज अगर आप अच्छा बनने की नाटक कर रहे हैं तो यह नाटक बंद कीजिए, क्योंकि मेरे सामने यह नाटक नहीं चलेगा। इतना कहने के बाद कबीर गुस्से में वहाँ से चला गया। कबीर के जाते ही मोहन खन्ना एक लंबी सांस लेकर खुद से कहता है, मैं जानता हूँ यह सब सुनकर तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन मैंने गलत नहीं कहा। मुझे इशिता से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वह तुम्हारी अमानत है तो मैं समझ सकता हूँ कि वह तुम्हारे लिए कितनी कीमती है। और ऐसे में मुझे वह खुद भी बहुत पसंद है, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उसे धोखे में रखो या फिर उसे कभी एहसास हो कि हम उसे अपना मानते ही नहीं। अब जब उसे पता चलेगा कि तुमने पूरे परिवार ने उससे एक राज छुपा कर रखा है, तो सोचो उसे कितना बुरा लगेगा, जबकि वह इतने समय से इसी घर में रहती आई है, वह भी तुम्हारी पत्नी और इस घर की बहू बनकर। मैं अगर इशिता को सच्चाई बताने जाऊंगा तो तुम लोग मुझे बीच में रोक दोगे, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि यह सच इशिता के सामने जल्द से जल्द आ जाए। इधर कबीर जब वापस कमरे में आया तो उसने देखा इशिता बड़े आराम से सो रही है। कबीर भी बहुत ज़्यादा थक चुका था ऑफिस में काम होने की वजह से, और साथ ही इतने सारे हमले होने की वजह से वो अब थोड़ा थक चुका था। ऐसे में उसे एक सुकून भरी नींद चाहिए थी, और उसे वह सुकून इशिता के पास रहने पर ही मिल सकता था। अपने कोट को उतार कर वह इशिता के दूसरे साइड जाकर बेड पर लेटने के बाद इशिता के मासूम चेहरे को देखते हुए धीरे से कहता है, तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे दिल में रह गया। पता नहीं जब तुमने वह सवाल किया तो मेरा दिल इतना ज़ोर से क्यों धड़का। पता नहीं क्यों मैं यह सोचने पर मजबूर हो गया कि तुम्हारे सवालों को क्या जवाब दूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पहले की तरह नापसंद करता हूँ, लेकिन पसंद भी करता हूँ तो किस रिश्ते से, यह भी पता नहीं चलता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी नज़रों के सामने रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं होना है। तो मेरी रूह काँप जाती है। जहाँ पहले मैं तुम्हें खुद से दूर करने की कोशिश करता था, अब मैं तुम्हें अपने पास रखने की कोशिश करना चाहता हूँ। तुम्हें किसी और के साथ देखकर मुझे इतना गुस्सा आता है कि मन में उसके पास जाऊँ और उसका मुँह तोड़ दूँ। लेकिन यह एहसास क्यों हो रहा है मुझे खुद को भी नहीं पता। मैं कभी एक बार सोचता हूँ कि शायद तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और जिम्मेदारी को संभालने के लिए ऐसा ही है तो तुम तकलीफ़ में होती हो तो बुरा मुझे क्यों लगता है।
तुम्हारी आंखों के आंसुओं को देखकर बुरा फील मुझे क्यों होता है। मैंने न जाने तुम्हारे साथ कितना कुछ किया, उसके बावजूद भी तुमने आज तक कोई शिकायत नहीं की। यहाँ तक कि तुमने तो एक बार भी मेरे परिवार से यह तक नहीं कहा कि मैंने तुम्हें कितना टॉर्चर किया था। तुम चाहती तो परिवार को या फिर अपने भाई को यह बात बता सकती थी। शायद मैं तुम्हें गलत समझ रहा था, शायद मैं तुम पर यकीन नहीं कर पा रहा था। तुम पर यकीन करके तुम्हें वह सच्चाई बता देनी चाहिए जो सच्चाई मैंने अब तक तुम्हें नहीं बताई है। मैं जानता हूँ सच्चाई जान लेने के बाद तुम अनाया और मुझसे नफरत करोगे, या यह सच सोचोगी कि हम लोग तुम्हें अपना नहीं मानते, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह परिवार तुम्हें अपना मानता है और हमेशा अपना ही मानेगा। लेकिन कुछ चीज़ होती है जो हमें तब तक सामने नहीं लानी चाहिए जब तक हम यह कंफर्म ना हो जाए कि सामने वाला इंसान भरोसा करने के लायक है या नहीं। और आज मिस्टर खन्ना की बातों को सुनने के बाद मुझे भी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। इससे पहले कि तो सच तुम्हारे सामने आए, मुझे पहले ही तुम्हें सच बता देनी चाहिए। यह कहते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर इशिता के गालों पर हाथ रखा और उसने उसे कसकर अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर ली। नीचे हॉल में जानवी खन्ना काफ़ी पी रही थी। तभी मोहन खन्ना फ़ोन पर बात करते हुए उसके सामने आकर बैठ गए। कुछ ही समय में फ़ोन पर बात करने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को देखा। तभी जानवी खन्ना उन्हें देखते हुए, कल अपने रात में मुझे कॉल किया था, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप अचानक से आपको मेरी याद क्यों आ रही थी। जानवी खन्ना की बातों को सुनकर मोहन खन्ना गहरी सांस लेकर कहते हैं, बात ही कुछ ऐसी थी जिसके लिए मुझे तुम्हें कॉल करना पड़ा, लेकिन तुमने मेरा कॉल उठाया नहीं। पर कोई बात नहीं, कबीर से मेरी बात हो चुकी थी, अब वह कुछ संभाल लेगा। मोहन खन्ना की बात को सुनकर जानवी खन्ना उन्हें देखने लगी। तभी वो जानकी खन्ना पूजा करके उन लोगों के पास आकर बैठी और फिर अपने बेटे मोहन को देखकर कहने लगी, लेकिन तुमने मुझे भी कॉल किया था। तुम्हें तो पता है ना मैं रात में जल्दी सो जाती हूँ, तो फिर एक ही समय पर तुमने हम दोनों को कॉल क्यों किया। जानकी खन्ना की बातों को सुनकर मोहन खन्ना उन दोनों को देखने लगे। अब वो दोनों ही सवाल कर रहे थे, ऐसे में वह सच छुपाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर उन दोनों को देखते हुए कहा, बात कुछ ऐसी है कि मुझे कल वहाँ से कॉल आया था। उन्होंने मुझे बताया कि वह वहाँ से भाग चुका है। बस इसी सिलसिले में मुझे लगा पहले आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन किसी ने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, इसलिए मुझे खुद यह सब संभालना पड़ा। कल रात कबीर से मेरी बात हो चुकी है, मैंने कबीर को यह सारी बातें बता दी हैं। उसने अपनी सिक्योरिटी पूरी टाइट करवा दी है। ऐसे में शायद वो अब दोबारा भागने की कोशिश नहीं करेगा। मोहन खन्ना की बात सुनकर जानवी खन्ना जो कॉफ़ी पी रही थी, अचानक से उसके हाथ हवा में ही रुक गए और वह हैरानी से अपने पति को देखने लगी। वह कुछ देर तक शांत रहने के बाद वह गुस्से में कहती है, लेकिन इतनी सिक्योरिटी टाइट होने के बाद वह वहाँ से कैसे भाग सकता है। उसे कुछ हुआ तो नहीं। अभी कबीर कहा है, पर मुझे उससे बात करनी है। वह इतना लापरवाह कैसे रह सकता है। उसने कहा था कि वह उससे संभाल कर रखेगा। जानवी को इतना परेशान देखकर जानकी खन्ना उसे संभालते हुए कहती हैं, देखो जानवी शांत हो जाओ, इसमें तो कबीर की कोई गलती नहीं होगी। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तुम जानती हो ना उसकी हालत कैसी है, और ऐसे में उसका जो मन करता है होगा वह कर रहा होगा। शायद वहाँ की सिक्योरिटी ने अपनी लापरवाही दिखाई होगी, इसलिए उसने भागने की कोशिश की। जानकी की बातों को सुनकर जानवी उन्हें देखने लगी। तभी इशिता जो सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रही थी, वह उनकी आधी अधूरी बातों को सुनकर कंफ्यूज होकर कहती है, कौन कहाँ से भाग गया, आप लोग किसकी बात कर रहे हैं। इशिता की बात सुनते ही सभी घर वाले हैरानी से इशिता को देखने लगे। मोहन खन्ना तो यह बात जानते थे कि कबीर ने अभी तक इशिता को सच्चाई नहीं बताई होगी। वहीं जानवी और जानकी खन्ना भी यह बात अच्छे से जानते थे कि इशिता को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। ऐसे में अब वह दोनों इशिता को क्या जवाब दे। वह लोग यह सोच रहे थे कि तभी मयंक उन लोगों के पास आकर इशिता को देखकर कहता है, कुछ नहीं भाभी, वो मेरा एक दोस्त है और उसके बारे में ही बात हो रही थी। सब कुछ ठीक है, कोई नहीं भागा है। वह हम लोग पुरानी बातों को याद कर रहे थे, तो उसमें शायद आपने पूरी बात सुनी नहीं होगी। मयंक की बातों को सुनकर इशिता मुस्कुराते हुए कहती है, तो ऐसी बात है, फिर तो ठीक है। वैसे मम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ, आज हमें एडमिट कार्ड मिलने वाले हैं।
तो हो सके तो मुझे घर आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, क्योंकि मैं अनाया के साथ बाहर भी जाऊंगी, क्योंकि हमें कुछ पेपर भी खरीदने हैं। इशिता की बात को सुनकर जानवी मुस्कुराते हुए कहती, हाँ बेटा अब जाओ, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप हमें कॉल कर देना। जानवी जी ने इतना ही कहा था कि तभी इशिता मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। इशिता के जाते ही जानवी मयंक को देखते हुए कहती है, थैंक गॉड तुमने सही समय पर रहते संभाल लिया, वरना मुझे लगा कि कहीं हम इशिता को सच न बता दें। वैसे मैं इशिता से यह बात छुपाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कबीर अगर खुद इशिता को सच बताया तो बेहतर होगा। अपनी माँ की बातों को सुनकर मयंक गहरी सांस लेकर कहता है, आज सुबह ही मेरे भाई से बात हुई है, उन्होंने मुझे इन सब के बारे में बताया था, तो मुझे खुद हैरानी हो रही है कि वह वहाँ से कैसे भाग सकता है, क्योंकि 15 दिन पहले ही मैं उनसे मिलकर आया था। लेकिन जो भी हो, आज मैं और भाई फिर से वहाँ जा रहे हैं और वहाँ की सिक्योरिटी फिर से टाइट करवा देंगे। पर फिलहाल के लिए आप लोग शांत रहिए। अब जब सब कुछ संभल रहा है तो शायद भाभी को इन सब के बारे में बताना सही नहीं होगा। इतना कहकर मयंक वहाँ से चला गया। मयंक ने के जाते ही मोहन खन्ना उन दोनों को देखते हुए कहते हैं, मेरी बात मानो तो इशिता को सच बता दो, उसका हक बनता है यह सच जानने की कि इस घर का कोई और भी सदस्य है, वरना सोचो जब उसे पता चलेगा कि तुम लोगों ने आज तक उसे अपना ही नहीं माना है तो उसे कितना बुरा लगेगा। क्या वह यह नहीं सोचेगी कि कितने समय बाद तक वह इस घर में रहती आई है, पर किसी ने उस पर आज तक भरोसा नहीं किया। देखो अभी भी वक्त है, उसको बता दो, वरना